आखिर निकाह का दिन भी आन पहुंचा। निकाह की तकरीब मकामी होटल में मुनक्किद की गई थी, जिसमें हाई प्रोफाइल लोगों ने शिरकत करनी थी। डीप रेड कलर के खूबसूरत डिजाइनर ब्राइडल लहंगे में उरूप बेइंतहा हसीन लग रही थी। अभी अभी ब्यूटिशियन उसे तैयार करके गई थी। उसे बेतहाशा घबराहट हो रही थी। दिल था कि इतनी जोर से धड़क रहा था, मानो अभी पसलियों से बाहर निकल कर आ जाएगा। आरिस खान के साथ गुर्बत के लम्हात सोच सोच कर उसकी आधी जान निकली जा रही थी। मौलवी साहब आरिस खान से इजाबो कबूल के बाद उरूप के पास आए थे। उरूप खान वल्द राब खान, आपका निकाह आरिस खान वल्द अरबाज खान से हक महर 70 लाख रुपए सिक्का रायजुल वक्त दे पाया जाता है। क्या आपको कबूल है? उरूप के दिल की धड़कन एकदम तेज हुई थी। बोले, बेटा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने दोबारा पूछा तो उसने आहिस्ता आवाज में कबूल है कहा। ऐसे ही 3 दफा उससे पूछा गया और उसने आरिस खान को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया था। मौलवी साहब उसके सर पर हाथ फेरते बाहर चले गए थे और वो खामोशी से आंसू बहाती आने वाले वक्त से खौफजदा सी बैठी थी। अरे, भाभी तो आई नहीं अभी तक। सब गाड़ी में बैठ हवेली से होटल के लिए निकलने लगे जब जरिश के अचानक कहने पर बालाज खान ने कहा, आप लोग जाएं, मैं उसे लेकर आता हूं। व्हाइट कॉटन के सूट पर ग्रे वास्केट पहने आज बालाज खान की शान ही निराली थी। एक के बाद एक गाड़ियां हवेली से निकली थी। उफ, कहां फंस गई मैं। शानजे झंझलाई सी डार्क महरून कलर की हैवी फ्रॉक में लाइट सा मेकअप किए तैयार बेड पर बैठी अपने सैंडल की स्ट्रैप से उलझ रही थी, जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हैवी ड्रेस की वजह से उसे नीचे झुकने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। जब मुसलसल कोशिश के बावजूद स्ट्रैप उसके हाथ पे ना आई तो वो बिल्कुल रोने वाली हो गई। बालाज खान उसे लेने कमरे में आ चुका था, मगर शामजे का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। वो आगे को झुके अपनी सैंडल से उलझ रही थी। डीप गले और झुकने के बाइस बालाज खान की एक गलत निगाह शानजे के खूबसूरत जिस्म से झांकते नशेबो फराज में उलझी थी। मबहूत सा उसे देखता गया। किसी की नजरों की तपिश का असर था कि शानजे ने निगाहें उठाए उसे देखा, फिर अपनी पोजीशन का ख्याल करते यकदम सीधे होकर बैठते बेड से दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाया। बालाज खान को इतनी ठंड में भी पसीना आने लगा। शानजे के रूहानसी से होने पर वो खुद पर जब्त के कड़े पर्दे बिठाए 2 कदम लिए उसके करीब आया। उसके सामने ठंडे फर्श पर बैठ बालाज खान ने शानजे का मोमी पैर अपने घुटने पर रख उसकी सैंडल की स्ट्रैप बांधते खड़े होते शानजे का हाथ पकड़ उसे खड़ा होने में मदद करने लगा। शानजे की तैयारी देख बालाज खान का दिल बेमान सा होते उसे छोटी मोटी गुस्ताखी पर उकसाने लगा था। उसने शानजे को अपने करीब किया और उसके लबों पर अपने लब जैसे ही रखने लगा कि उसकी नजर भड़े भड़े लिपस्टिक से लबरेज होठों पर गई तो वो ठहर सा गया, कुछ सोचते हुए। होठों को चूमने का इरादा तर्क करके वो इसकी गर्दन पर जगह जगह अपने लब रखने लगा। शानजे के दोनों हाथ बालाज खान के सीने पर थे। वो मुसलसल उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो जितना बालाज खान को दूर कर रही थी, वो उसकी कमर को थाम के उसे खुद से उतना ही करीब कर रहा था। जब अचानक बालाज का मोबाइल बजा और शानजे ने सुकून का सांस लिया। कहाँ हो शहजादे, जल्दी पहुंचो दादा की जान, तुम्हें मिलवाना है किसी से। फोन बंद करते वो शानजे से निगाहें चुराते उसे बाहर आने का कहते रूम से बाहर निकल गया, जबकि शानजे अपने धड़कते दिल के शोर पर काबू पाती खुद भी उसके पीछे ही हो ली। आरिस खान ऑफ वाइट शेरवानी पर लाल कुल्ला पहने, हल्की घनी बियर्ड, संजीदा चेहरा, लबों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट जो उसकी सहर अंगेज शख्सियत को और पुरकशिश बनाती थी, स्टेज पर बैठा बेइंतहा हैंडसम लग रहा था।
रेड दुल्हन के लिबास में उड़ूप भी किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। सफेद दमकता रंग रेड लहंगा चोली में गजब ढा रहा था। वो दुल्हन बनी पोर पोर आरिस खान के लिए सजी सवड़ी सहज सहज कर चलती स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। जब आरिस खान ने स्टेज से उठते अपनी मजबूत चौड़ी हथेली उसकी जानिब बढ़ाई थी, अरूप ने एक नजर उसके फैले हाथ को देखा। आरिस खान के माथे पर सलवटें नमूदार हुई। बाकी सब भी परेशान हो चुके थे। आरिस ने एक हाथ से उसका लहंगा संभाल कर नीचे झुकते दूसरे हाथ से उसका हाथ थामकर एक झटके से उसे ऊपर खींचा था। वो चौंक कर उसे देखने लगी। उसकी निगाहों से झलकते ठाठे मारता समंदर उरूप को पलके झुकाने पर मजबूर कर गया था। सबको अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर वो खुजल सी हो गई। शिद्दत से जी चाहा कि शर्मिंदगी के मारे जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। आरिस और उरूप की जोड़ी चांद और सूरज की जोड़ी लग रही थी। कुछ लोग रश्क भरी नजरों से देख रहे थे और कुछ हसद भरी। आरिस खान का खुद पर कंट्रोल खत्म हो रहा था। अरूप के इतने हसीन रूप को देखकर वो बेचैनी से उन घड़ियों का इंतजार कर रहा था जब गुर्बत के लम्हात मयस्सर होंगे। बहराम खानजादा ने गुस्से से एलईडी बंद की। जहां कुछ देर पहले सवात के मुतवक्का नए सरदार आरिस खान की शादी की खबर चल रही थी, दाजी पर उसे बेइंतहा गुस्सा आया। कैसे वो उससे सरदारी छीनने का सोच सकते हैं, और उसकी बहन की शादी हो गई और हवेली में से किसी ने उसे इत्तला देना तक गवारा ना किया। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम गुस्सा जब्त करते बैठा था कि दुआ उसके पास आई। जब सब खत्म हो जाएगा तब होश में आओगे, वो बोली तो बहराम खान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये तुम जब से शादी हुई है काफी ऊंचा बोलती हो, महबूबा कम बीवी ज्यादा लगती हो। बहराम खानजादा ने हंसकर दुआ को अपनी केद में लेना चाहा कि दुआ उसे धक्का देकर दूर हुई। ये जो हर वक्त का रोमांस है ये जहर लगता है मुझे, वो गुस्से से बोली। बहराम खानजादा तो उसे देख कर रह गया। बहराम, तुम कब हवेली जाओगे? दुआ ने बामुश्किल नरमी से पूछा। कभी नहीं, सारी जिंदगी हम बस आपके पास रहेंगे, उसने गमगीन लहजे में कहते हुए दुआ को नजदीक किया। ना जाने उस लम्हे दुआ को क्या हुआ, उसने झुंझलाकर बहराम को इतना जोर से धक्का दिया कि वो जो सोफे के किनारे बैठा था संभल ना पाया और फर्श पर ऊंधे मुंह गिरा। तौहीन और खजालत से बहराम खान का चेहरा सुर्ख हुआ था। उसने खींचकर दुआ के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो गाल पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से बहराम खान को देखने लगी। अगले ही लम्हे खुद को संभालते बहराम खान का गिरेबान पकड़ते चीखी, जहर लगते हैं मुझे वो मर्द जिन्हें सिर्फ ये आता हो। बहराम खान, मुझे जरिच समझने की गलती ना करना। अगली बार हाथ उठाया तो हाथ मेरे पास भी है। बहराम खानजादा तो जैसे सकते में था। उसके दिमाग में जैसे फ्लैशबैक हुआ था और दुआ के लिए जरिश को मारा गया पहला थप्पड़ याद आ गया। अभी तो पछतावे की शुरुआत थी, आगे बहुत कुछ था। वो कुछ कुछ दुआ के लालची मिजाज को समझ चुका था, पर जानकर खुद को झुटलाता रहा। पछतावे के नाग ने पिछले 5 महीनों में उसे हल्के हल्के डसना शुरू कर दिया था। ताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दावत ऐसी थी कि कभी किसी ने ना खाई हो। और फिर रुखसती का शोर उठने लगा। हालांकि अरूप ने रुखसत होकर सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे में ही जाना था, मगर फिर भी वो रोने का शुगल लगा रही थी। बस करो खानम, कुछ आंसू रात के लिए भी छोड़ दो, आरिस खान ने हल्का सा उसके कान में झुकते शोखी से कहा तो उसकी जुमानी बात का मतलब समझते। आरिस खान के हाथ में मौजूद उरूप खान का हाथ लर्जा था, जिसे आरिस खान ने बाखूबी महसूस किया था। बिल आखिर रुखसती हुई और सब हवेली के लिए दुल्हा दुल्हन की गाड़ी के पीछे निकलने लगे। बालाज खान भी शान से मिर्जा बेगम और अशफाक साहब के हमरा, जो दाजी और बालाज खान के पुरजोर इसरार पर शादी में शरीक हुए थे, गाड़ी की चाबी लेकर निकलने लगा। ये दाजी के पुकारने पर रुका। सब मेहमान जा चुके थे।
बस कुछ ही थे और वो भी निकल रहे थे। खान, इनसे मिलो, ये एमपीए असगर की बेटी रुबाब। दाजी ने उसका तारुफ करवाया, जबकि वो हाथ आगे बढ़ाए मुस्कुरा दी। बालाज खान ने भी मुरव्वतन हाथ आगे बढ़ाया, जबकि दूर खड़ी शानजे ने यह मंजर जलकर अंगारा होती आंखों से देखा था। आग दोनों तरफ बराबर भड़क रही है। दाजी ने एक नजर शानजे को देखते अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। उन्होंने सोच लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो मजीद अपने बच्चों और खानदान को बिखरने नहीं देंगे। रुबाब इस शहजादों सी आन बान लिए शख्स को गौर से देख रही थी। जाओ बेटी, हमारे खान तुम्हें छोड़ देंगे। दाजी ने कहते साथ एक बार फिर शानजे को देखा, जिसके सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। वो आंखों में शबनम लिए बालाज खान को देख रही थी, जो ऐसे रुबाब से मुस्कुराकर बातें कर रहा था जैसे वो अभी 2 मिनट पहले नहीं, सालों पहले से जानता हो। खान, रुबाब बेटी को उसके घर छोड़ देना। वो दाजी की सब चालाकी समझ रहा था। बालाज खान ने नजर घुमाकर शानजे को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा कम, जलन ज्यादा दिखाई दे रही थी। अरशद साईं, तुम अपनी भाभी सरकार और इनके घर वालों को हवेली लेकर पहुंचो, उसने वहीं से कहा। बालाज खान को भी अब इस खेल में मजा आ रहा था। शानजे उसकी हरकत पर बस खून के घूंट पीकर रह गई। देख लूंगा आपको मैं, बालाज खान ने दाजी को घूरा। दाजी मुस्कुराए। अच्छे से देखना दादा की जान, वो खुशी से बोले तो बालाज खान भी मुस्कुराकर बाहर की जानिब चल दिया। जाएं बेटा, रुबाब को उन्होंने कहा तो वो सर हिलाती बाहर की तरफ बढ़ी। मुराद बाहर ही खड़ा था। मुराद साईं, मेहमान को इनके घर पर पहुंचा दो। बालाज ने कहा तो मुराद ने सर हिलाया। मगर आपके दाजी ने कहा कि आप छोड़ेंगे। रुबाब ने एक नजर बालाज खान को देखा। रात की तारीकी में वो इतना लाजवाब लग रहा था कि रुबाब उस पर फिदा होने लगी और उसकी जीप में बैठ गई। बालाज खान के लिए ये सब बड़ा ज़ब्त आज़मा था। मुराद समझ रहा था वो गुस्से से फट ही ना जाए। तभी वो भी जीप में सवार हुआ। वो क्या है ना, मेरी बीवी मेरा घर पर इंतजार कर रही है, उसने संजीदगी से रिस्ट वॉच पर नजरें जमाए कहा। रुबाब का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मतलब, आप मैरिड हैं? वो अटक अटक कर बोली, जी साईं, और आप बीच में ना आती तो आज रात आपको फुफ्फो बनाने की पूरी तैयारी थी। बालाज खान अपनी मखसूस टोन में उतरा। मुराद के लब मुस्कुराए। रुबाब तो उसको देख कर रह गई। वो बोल्ड थी, मगर फिर भी बालाज खान की बात हजम करना मुश्किल था उसके लिए। पूरा कमरा सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था। कमरे में जल रही कैंडल्स और गुलाब के फूलों की महक रूप के आसान खता कर रही थी। उसने चारों तरफ कमरे में नजर दौड़ाई। कमरा अच्छा खासा बड़ा था। एक तरफ फुल ग्लास लगा था जिससे खूबसूरत पेरिस नजर आ रहा था। दूसरी तरफ एल शेप सोफा और सेंटर में खूबसूरत टेबल रखी गई थी। वाइट कलर का जदीद और महंगा खूबसूरत फर्नीचर कमरे की शान को और बढ़ा रहा था। हरूब आंखों में सताइश लिए कमरे को देख रही थी। खटके की आवाज पर उसने जल्दी से नजरें झुका ली। आरिस खान संजीदा सा दरवाजा लॉक करता उसकी तरफ बढ़ा। हरूब के दिल की धड़कन ने एकदम से स्पीड पकड़ी थी। उसे अपनी हथेलियां बेहद सर्द महसूस हुई और बदन में कपकपाहट शुरू हुई। आरिस खान ने आगे बढ़ते हुए उरूब के पास बैठा और उसका हाथ थामा, जो उसे बेहद सर्द महसूस हुआ। उसके हाथों और बदन की कपकपाहट महसूस करके आरिस खान की संजीदगी में इजाफा हुआ। क्या हुआ खानम, इतना घबरा क्यों रही हो? कल तक तो बड़ी जबान चल रही थी। वो साईं, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए प्लीज। वो नजरें झुकाए ही बोली। आरिस खान के चेहरे के तासुरात यकसर पथरीले हुए थे। मिसेज उरूब आरिस खान, तुम्हें वक्त देने का मतलब आज की रात खुद पर जुल्म करना है, और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसलिए बेहतर होगा रिलैक्स रहो और खुद को दिमागी तौर पर
آج کی رات کے لیے تیار کرو۔ وہ آنکھوں اور لہجے میں شرارت لیے عروب کو تنگ کرتا ہوا بولا۔ حارث خان جیسے ہی اس کے قریب ہوا، عروب پیچھے کو کھسکی تھی۔ عروب سائیں، ابھی کیا کہا میں نے تم سے؟ آج کوئی راہ فرار نہیں، آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بیوی ہو تم میری، اور آج رات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو میاں بیوی دونوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ اس نے 2 انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے کی جھکی ٹھوڑی اٹھائی تھی۔ عروب کی آنکھوں میں آنسو اور بے بسی کی تحریر رقم دیکھ حارث خان نرمی سے گویا ہوا۔ ادھر دیکھو میری طرف، اس رشتے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تم سے اپنی ماضی کی کوتاہیوں پر معافی مانگتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں ہمارے اس پاک رشتے کی کہ آج سے حارث خان صرف تمہارا بن کر رہے گا۔ عروب ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ میں جانتا ہوں عروب، تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، تمہاری آنکھوں میں دیکھا ہے میں نے، کہتے ساتھ ہی حارث خان نے بے حد نرمی سے اپنے ٹھنڈی انگلیوں کے پوروں سے خود کی آنکھوں کو چھوا۔ عروب کی پلکیں اس کے اس عمل سے بے ساختہ لرزی تھی۔ حارث خان تو اس منظر کو دیکھ کے اس کا مزید دیوانہ ہوا تھا۔ پلیز مجھے ایک موقع دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ عروب ایک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی جو اس کے لفظوں کی سچائی کی مہر لگا رہی تھی۔ اگر پھر بھی تم وقت چاہتی ہو تو میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا۔ اس کی پیشانی پر عقیدت بھرا لمس چھوڑتے وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ عروب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سائیں، آپ شوہر ہیں میرے، آپ کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے مجھ پر، کہتے ساتھ عروب نے جھک کر اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے نظریں جھکائی تھی۔ وہ جانتی تھی اس حویلی کے مردوں نے صرف زور زبردستی کرنا سیکھا ہے، معافی جیسے لفظ سے وہ ناواقف ہیں۔ زرش اور شانزے کی حالت اس کے سامنے تھی۔ ایسے میں جب حارث خان خود اس کے آگے جھکتے معافی کا طلبگار ہے تو وہ بھی اپنا دل جو پہلے ہی حارث خان کے نام پر دھڑکتا ہے اس میں اتنی وسعت تو نکال ہی سکتی تھی۔ پھر اجازت ہے مسز، آپ کے قریب آتے آپ کی روح میں سما جاؤں۔ حارث خان کی مدہوش آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آتی ہولے سے گردن ہلا گئی۔ اس کے اس معصوم ادا پر وہ تو جیسے فدا سا ہوا تھا۔ ہاتھ بڑھاتے اس کی جیولری اتارنے لگا۔ عروب کے ایئر رنگز اتار کر حارث نے اس کا بھاری دوپٹہ اتارا تھا اور نیکلس سے عروب کی خوبصورت گردن کو آزاد کرتے اس کے بالوں سے پنس نکالتے اس کا جوڑا کھولا۔ عروب کی آنکھیں بند تھی اور بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ حارث خان گہرا مسکرایا۔ سائیں، آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے خود پر ظلم کر رہی ہیں، کیونکہ آپ کی یہ ادائیں مجھے آپ کا مزید دیوانہ بنا رہی ہیں، اس لیے کانپنا بند کریں اور میرا ساتھ دیں۔ حارث خان اس کا ہاتھ ہلکا سا دباتے ہوئے بولا اور سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک مخملی کیس نکالا تھا جس میں سے خوبصورت گولڈ کا پینڈنٹ نکال کر عروب کی خوبصورت گردن میں پہناتے ساتھ جھک کر اس پر اپنے تشنا لب رکھے۔ عروب اس کے لمس پر سمٹی تھی۔ حارث خان اس کی شرم اور گھبراہٹ پر محسوس ہوتے مزید بہکا تھا۔ عروب کو نرمی سے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا، اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر سائڈ لیمپ کی روشنی بجھا چکا تھا۔ گزرتی رات کے ساتھ کمرے میں مانی کھیزی خاموشی رقص کر رہی تھی جس میں وقفے وقفے سے حارث خان کی سرگوشیاں اور عروب خان کی دم توڑتی سسکیاں گونجتی جو دونوں کے اس پاک رشتے کے مکمل ہونے کی گواہ تھی۔ ندا بیگم اور اشفاق صاحب حویلی پہنچتے ہی شہر کے لیے نکلنے لگے۔ بالاج خان، داجی اور باقی سب گھر والوں نے انہیں بہت عزت اور مان دیا تھا جسے دیکھتے شانزے اپنے ماضی کے رویوں پر شرمسار سی تھی، پر بالاج خان کی کچھ دیر پہلے کی حرکت اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ ماما نے اسے ہزاروں نصیحتیں دی تھی پر ان کی ایک بات شانزے کے دل میں کانٹے کی طرح چبھی تھی۔ شانزے بیٹا، بالاج بیٹے کو ایک طرفہ محبت کرنے کی سزا ملی ہے، پر بیٹا وہ ایک مرد ہے، اسے گھر میں اپنی بیوی سے سکون نہیں ملے گا۔
बाहर सुकून तलाश करने लगेगा। बेटा, माजी में उसने गलतियां की हैं, पर अब वो बहुत बदल गया है। एक बात याद रखना, ऐसी मोहब्बत करने वाला शौहर हर किसी के नसीब में नहीं होता। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी मामा की बातों को सोचती काफी देर से अपनी बैक जिप से उलझ रही थी, जो बीच में ही कहीं अटक गई थी। ना खुल रही थी, ना ही बंद हो रही थी। शांति की बैग अच्छी खासी ओपन थी, वहीं जिप उसके हाथ में भी नहीं आ रही थी। उफ, क्या मुसीबत है। दरवाजा खुलने की आवाज पर शांति ने फौरन अपना रुख मोड़ा और ड्रेसिंग मिरर की तरफ बैक करके खड़ी हो गई। बालाज खान का इरादा शांति को मजीद जेलस करने का था, इसीलिए कमरे में आने से पहले उसने अपनी कमीज के ऊपरी 2 बटन खोले, आस्तीन ने कोहनियों तक फोल्ड की। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसकी बीवी जंगली बिल्ली बनी होगी, पर इसकी तवक्को के बरक्स वो रूहानसी सी ड्रेसिंग मिरर से चिपक कर खड़ी थी। बालाज खान की नजर मिरर से झांकती उसकी बैक पर पड़ी, जो काफी ओपन थी, जिसे देख जवां जज्बातों का तूफान बालाज खान के अंदर शोर मचाने लगा। 1 सेकंड से पहले वो मामले की तह तक पहुंच गया था। क्या हुआ? बालाज ने उससे निगाहें चुराते हुए कहा। वो आप जरिश को बुला देंगे? शांति के कहने पर बालाज ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। शांति, रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त उसे बुलाना मुनासिब नहीं है। मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम है? शांति ने जब ये देखा कि कोई और ऑप्शन नहीं है और वाकई इस वक्त किसी को बुलाना मुनासिब नहीं है, तो इसने झिझकते हुए बालाज खान से कहा, वो मेरी फ्रॉक की जिप अटक गई है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं हेल्प करूं? बालाज खान के पूछने पर शांजे ने नर्वस होकर हाँ में गर्दन हिलाई और रुख मोड़कर खड़ी हो गई। शांजे की बैग पूरी ओपन थी, जिसे देख बालाज खान ज्यादा ठहर सा गया, मगर असल उसके हाथ पांव तब फूले जब उसने ये देखा कि जिप कहाँ अटकी है। शांजे, जिप तुम्हारी बैक स्ट्रैप के हुक में अटक गई है। मुझे लगता है बैक स्ट्रैप खोलना पड़ेगा। बालाज खान के बोलने पर शांजे ने कांपते हाथों से अपने आगे हाथ रखकर हाँ में गर्दन हिलाई थी। बैक स्ट्रैप खोलते हुए बालाज खान के हाथों में वाज़े लर्जिश थी, जो शांजे को अपनी कमर पर महसूस हुई थी। बालाज खान की तकरीबन सारी उंगलियां उसकी ओपन कमर से टच हुई थी, जिसके टच होते ही जहां बालाज खान की हार्ट बीट मिस हुई, वहीं शांजे के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। बालाज खान ने उसकी बैग की जिप खोलते हुए धीरे से बिल्कुल उसके पास आकर कहा, जिप से उलझते हुए अपनी कमर को काफी जख्मी कर चुकी हो, अपने नाखूनों से रेड हो रही है पूरी। मगर शांजे की तो आवाज ही जैसे कहीं दब गई थी। बैक स्ट्रैप जैसे ही खुली, शांजे की खुली कमर देखकर बालाज खान का दिल किया फौरन वहां अपने लब रख दे। लाख अपने आप को रोकने के बावजूद बालाज खान खुद को रोक नहीं पाया और झुककर उसकी कमर पर अपने लब रख दिए। बालाज खान ज़्यादा की इस हरकत पर शांजे ने जहां अपनी आंखें बंद की, वहीं मामा के अल्फाज उसके कान में गूंजे। बालाज तुमसे बहुत मोहब्बत करता है बेटा, और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारी इज्जत करना और करवाना अच्छे से जानता है, तो इस वजह से थोड़ी सी इज्जत तो तुम्हारी तरफ से भी डिजर्व करता है। शांजे के लब बेसाख्ता मुस्कुराए। फ्रॉक को शांजे के तन से जुदा करके बालाज खान ने शांजे का रुख अपनी तरफ किया तो उसकी आंखें बंद थी। बालाज ने उसका चेहरा बहुत आराम से थामा और उसके लबों पर झुक गया। अपनी प्यास बुझाकर शांजे को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेटाकर लाइट बंद कर दी। बेतहाशा उसकी गर्दन को चूमकर जैसे ही बालाज ने चेहरा उठाया तो शांजे उसे ही देख रही थी। एकदम बालाज खान होश में आते पीछे हुआ। आई एम सॉरी, मैं ऐसे इस तरह, इतना कहकर वो जैसे ही उस पर से उठने लगा, शांजे ने फौरन उसके गले में अपनी बाहें डाल उसे रोका था। शांजे की इस हरकत पर
बालाज खान ने शॉक्ड अंदाज में उसे देखा। शानजे ने बालाज के चेहरे पर प्यार से अपने हाथ रखते हुए कहा, बीवी से प्यार करते हुए उसे सॉरी नहीं कहते। आपका हक है मुझ पर बालाज। एक बार फिर बालाज खान शानजे की बातों पर हैरान हुआ। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, मुझे माफ। बालाज ने उसके होंठों पर हाथ रख उसे आगे की बात बोलने से रोका था। गलतियां तो मुझसे भी बहुत हुई हैं, जाने अनजाने काफी बार तुम्हारा दिल दुखा चुका हूं। बालाज, क्यों ना हम माजी को भुलाएं, आज की रात से नई शुरुआत करें। शानजे, मैं वो रुबाब को छोड़ने, मुझे आप पर भरोसा है बालाज खान। शानजे ने अपनी बात कहते हल्के से अपना चेहरा उठाया और बालाज के माथे पर अपने लब रखकर आंखें झुका गई। शानजे के अमल से बालाज खानजादा के लब मुस्कुराए थे। बालाज ने थोड़ा ऊपर होके अपना कुर्ता उतार दूर उछाल दिया, जो शानजे की फ्रॉक के पास जा गिरा। अपने और इसके ऊपर कंफर्टर डाल शानजे का सीधा हाथ थाम कर अपनी कमर पर रख और उसकी गर्दन पर झुके अपनी प्यास बुझाते हल्की हल्की काटने लगा। तकलीफ के बाइस शानजे ने खुद अपने दोनों हाथों से बालाज खान की पुश्त को थामा। गर्दन पर झुके बालाज के लब मुस्कुराए थे। शानजे के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जब बालाज खान ने अपने लब नहीं रखे। इतनी शिद्दत से उसे अपने सीने से लगाया था कि शानजे की धड़कन का शोर बालाज खान को अपने सीने में महसूस हो रहा था। बालाज खानजादा की शिद्दत से, उसके जुनून से शानजे का चेहरा पसीने से भीग चुका था। बालाज ने उसके पेट पर अपने लब रख ऊंचे होकर शानजे को देखा, जिसकी बंद आंखों से अब आंसू जारी थे, पर वो गुरेज के हरगिज ना थे। उसने उस पर झुके झुके उसके माथे पर आए बाल साइड पर किए और धीरे से सरगोशी की। मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी जिंदगी हो तुम। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हसीन सबक हो शानजे बालाज। तुम और बालाज खान तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। बालाज खान की बातों से शानजे ने अपनी मदहोश आंखों से उसे देखा। तभी बालाज अपनी और उसकी जान एक कर गया। तकलीफ से शानजे ने अपनी आंखें जोर से बंद की थी। बिला झिझक उसने बालाज के कंधों को थामा था। बालाज खान ने बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूमा था और अपना सर उसके सीने पर रख गया।